हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, जैसे कि जानते हैं 4 बजे हम क्लास लेते हैं बीएड फर्स्ट ईयर का। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप खत्म हो चुका है, कंटेम्प्रेरी अब हमारा खत्म होने के कगार पर है। बहुत ही कम टॉपिक इसमें बच गए हैं जो कि हम इसी वीक कंप्लीट करेंगे और इस वीक कंटेम्प्रेरी भी हम ऑफ कर देंगे। उसके बाद से है नेक्स्ट वीक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम चाइल्डहुड का करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कंटेम्प्रेरी का करेंगे। उसके बाद टीचिंग एंड लर्निंग का जो है क्लास वो स्टार्ट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज का टॉपिक है, कल हमने ग्लोबलाइजेशन किया था, आज का टॉपिक है लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। दैट मीन्स कि उदारीकरण एंड निजीकरण। ये क्या है? देखिए, उदारीकरण क्या है? वस्तुतः उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसके अंतर्गत नियंत्रणों एवं प्रतिबंधों में ढील देकर उदार नीतियों का प्रतिपादन किया जाता है। सिंपल वे में उदारीकरण का मतलब ये समझ करके रखिए कि उदारीकरण का मतलब होता है, मतलब आप बिजनेस करने में कुछ ऐसे नियम हैं जिसमें आप छूट दे रहे हैं। सिंपल वे में ये याद रखिए कि कुछ नियमों में जो है, नियमों में कुछ छूट देना वो उदारीकरण कहलाता है। मतलब कुछ चीज़ों को, कुछ नियमों को जो है इग्नोर करना, उसमें जो है स्ट्रिक्ट नहीं होना, वो उदारीकरण है। ठीक है, उदारीकरण का मतलब, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है यही। बस एक लाइन ये याद रखिएगा, नियमों में छूट देना। विकास के प्रारंभिक काल में अनेक राष्ट्रों के आर्थिक क्रियाकलापों में राजकीय हस्तक्षेप की सीमा में वृद्धि होती रही, जिसके कारण एक ऐसी व्यवस्था का जन्म हुआ जिसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं खुली प्रतियोगिता के स्थान पर राजकीय हस्तक्षेप की सीमा में वृद्धि हो गई। कालांतर में इस प्रकार की नियंत्रित अर्थव्यवस्था में अनेक विसंगतियां उत्पन्न हो गईं। सर्वविदित है कि उद्योग, व्यवसाय आदि में राजकीय हस्तक्षेप की कठोर नीति विकास के मार्ग में बाधक होने के बजाय, साधक होने के बजाय बाधक सिद्ध होती है। एक्चुअली में हुआ क्या कि राष्ट्रों की जो आर्थिक नीति है और राजकीय नीति है, ये सारी जो नीतियां बनी, ये सारे जो नियम बने, तो वो नियम जो है कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था के लिए जो है वो बाधक बनने लगे। ऐसे बनना तो चाहिए कि उनको हेल्प करना चाहिए, लेकिन कुछ इतने कठोर नीतियां बनी, कुछ इतने कठोर रूल्स बने जो कि अर्थव्यवस्था की वृद्धि में बाधक होने लगे। तो उसी की वजह से जो है इस उदारीकरण, एक इसको भी अब क्या बोलते हैं कि एक नियम को तोड़ने के लिए दूसरा नियम चाहिए होता है ना, नियम से ही नियम टूटता है। तो एक रूल को तोड़ने के लिए दूसरा रूल बनाया गया, क्योंकि एक ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग रूल्स बन चुके थे। तो उन सारे रूल्स में थोड़ा बोल सकते हैं, थोड़ी सी छूट देने के लिए, थोड़ा सा उसको जो है अनियंत्रित करने के लिए, थोड़ा सा उस पर से कंट्रोल ढीला करने के लिए एक नया नियम, एक नया रूल बना, एक नई नीति बनी। उस नीति का नाम है उदारीकरण। यही नहीं, पूर्वी यूरोप एवं सोवियत संघ के घटना चक्र में भी भारतीय नेतृत्व को आर्थिक नीतियों के पुनरावलोकन के लिए प्रेरित किया। बाहरी कारणों के साथ देश की आंतरिक परिस्थितियां भी आर्थिक सुधारों को तत्काल लागू किए जाने के लिए बाध्य कर रही थी। विदेशी मुद्रा भंडार के गिरते हुए स्तर ने देश के समक्ष भुगतान संतुलन का एक अभूतपूर्व संकट प्रस्तुत कर दिया, जिससे विदेशों में भारत की साख गिरने लगी और विदेशों से वित्तीय सहायता प्राप्त करना कठिन हो गया। विवश होकर भारत सरकार को देश का सोना गिरवी रखकर विदेशों से ऋण प्राप्त करना पड़ा। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ तथा अनेक क्षेत्रों में इसे देश के सम्मान के विरुद्ध समझा गया। यद्यपि शीघ्र ही स्थिति में सुधार होने पर इस स्वर्ण को मुक्त करा लिया गया। विदेशों से वित्तीय सहायता के द्वार बंद होने लगे और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में भारत की वित्तीय साख गिरने लगी। अब आप ये देखिए कि एक्चुअली में उदारीकरण का जन्म क्यों हुआ था, ये हिस्ट्री है। पहले तो उदारीकरण का मतलब हम समझे कि नियमों में जो है छूट देना। अब ये हम देख रहे हैं कि भारत में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया। तो जैसे कि आप जानते हैं कि एक ऐसा सिचुएशन आया था जबकि इंडिया की बहुत ही बुरी हालत हो चुकी थी और दूसरे कंट्री से, दूसरे राष्ट्रों से ऋण मिलना यानी कि उधार लेना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था। इंडिया के जो बोले गुडविल बोले, उनका जो साख है वो गिरते जा रहा था। तो एक समय ऐसा भी आया कि इंडिया को जो है अपना सोना विदेशों में गिरवी रख कर के जो है ऋण लेना पड़ा, ये नौबत आ गई थी। तो ये सारी चीज़ों से परेशान होकर, और ये बोल सकते हैं इन सारी चीज़ों को दोबारा ना होने देने के लिए ये इसकी ज़रूरत पड़ी। अब देखिए ये कब स्टार्ट हुआ।
जून 1991 में केंद्र में सत्ता परिवर्तन के साथ ही आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। सरकार के समक्ष तात्कालिक समस्या बढ़ते हुए बजट घाटे में कमी लाने की थी। यह घाटा 80 के दशक में प्रति वर्ष बढ़ता रहा और सन 1990 से 91 में 8.4% हो गया, जो अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों की तुलना में ऊंचे बिंदु पर माना गया। विशेषज्ञों के अनुसार इसमें कमी लाए बिना मुद्रास्फीति पर काबू पाना नामुमकिन था। देखिए 1991 का सिचुएशन यहाँ पे बताया गया है। मुद्रास्फीति की बढ़ती हुई दर निर्यात में वृद्धि गिरती हुई दर का एक मूल कारण थी। अतः भंडार के गिरे हुए स्तर को उठाने, विदेशों के लिए ऋण की मूल्य एवं ब्याज की किस्तों के नियमित भुगतान को संभव बनाने, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में देश की गिरती हुई साख को लागू करना अनिवार्य हो गया। सर्वप्रथम बजट के वित्तीय घाटे में कमी करना आवश्यक था। इसलिए जो उपाय किए गए उनके प्रमुख थे उपादानों यानी सब्सिडीज की समाप्ति तथा उनमें कमी, नियंत्रित मूल्यों की नीति में संशोधन, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के लिए बजट प्रावधान की परंपरा का अंत, सरकारी व्ययों का कठोर नियंत्रण, कर प्रणाली में सुधार। यही भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के प्रमुख पहलू हैं जिनका उल्लेख किया जा सकता है। तो यही है उदारीकरण की भारत के अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के पहलू। पहला उपादान यानी सब्सिडीज, पहला उदारीकरण में यही आया कि सब्सिडीज खत्म की गई। अनेक प्रकार के उपादान वर्षों से सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए उर्वरक, खाद्यान्न, मिट्टी के तेल तथा तरल गैस पर भारत सरकार द्वारा उत्पादन दिया जाता है। उसी प्रकार राज्य सरकारों द्वारा भी सिंचाई, बिजली, सड़क यातायात आदि पर उपादान दिया जाता है। अर्थात इनके लिए जो मूल्य उपभोक्ता से लिया जाता है वो लागत मूल्य से कम होता है। सब्सिडी का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे कि जो एक्चुअल मूल्य होता है, एक्चुअल जो पैसा पे करना चाहिए उसमें कुछ छूट दी जाती है आपको, और वो पैसा जो है सरकार की तरफ से पे किया जाता है, सब्सिडी बोला जाता है उसे। तो वही सब्सिडीज़ जो है केंद्र सरकार उर्वरक, खाद्यान्न ये सब पर देती थी, और जो राज्य सरकार है अपने अपने राज्य को सिंचाई, बिजली, सड़क यातायात पर देती है। तो ये सारी चीज़ों को खत्म किया गया। अर्थात इनके जो मूल्य उपभोक्ताओं से लिए जाने थे लागत मूल्य से कम था। वस्तुतः भारत जैसे देश में इन्हें पूर्ण रूप से समाप्त करना तो कठिन है, किंतु सरकार द्वारा कुछ ऐसी व्यवस्था अवश्य की जा सकती है जिससे कि इन उपादानों का लाभ साधनहीन तथा निर्धन वर्गों को ही प्राप्त हो, क्योंकि वही इसके सच्चे पात्र हैं। व्यवहार में होता है कि शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में राजकीय उपादानों का लाभ प्रभावित संपन्न वर्गों द्वारा हथिया लिया जाता है। प्रैक्टिकल में तो यही होता है। जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडीज स्पेशली उन लोगों के लिए लाती है जिनको इसकी ज़रूरत है, लेकिन लिया किसके लिए जाता है? जो स्ट्रांग होते हैं, जो एक्चुअली में संपन्न होते हैं, उन्हीं के द्वारा। 1980 के बाद के दशक में इन उपादानों की राशि में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई और दशक के अंत तक इनकी कुल राशि 10,862 करोड़ रुपए को पार कर गई। राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले उपादान इसके अतिरिक्त थे। इन्हें कैसे कम किया जाए, यह एक संवेदनशील समस्या थी। तो उदारीकरण में सबसे बड़ी समस्या जो है उपादान की बनी, सब्सिडी की बनी, लेकिन इसको कम करने की समस्या तो थी, बट कम करना था। नियंत्रित मूल्य नीति में सुधार। लंबे समय तक नियंत्रित मूल्य में वृद्धि नहीं की गई, जबकि लागतें बढ़ती रही। परिणाम स्वरूप घाटे की राशि में वृद्धि होती रही। इस विषय में व्यवहारिक एवं व्यावसायिक दृष्टिकोण का अपनाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर आयात की जा सकने वाली वस्तुएं, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, उर्वरक के मूल्यों को आयात में ढील देकर उचित सीमाओं में रखा जा सकता है। तो उसी तरह से ढील देना, कहीं कहीं पे जब देख ही रहे आयात में ढील दिया गया। चयनित आधार पर अन्य वस्तुओं के लिए भी यह नीति अपनाई जा सकती है। कैसे? बिजली, पानी, परिवहन में भी। तो ये नियंत्रित मूल्य नीति जो बनी थी उसमें थोड़े से नियमों को चेंज दिया गया, थोड़ा सा उसमें ढील दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर। बजट घाटे का एक प्रमुख कारण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए बजट समर्थन की परंपरा रही। लंबे समय तक घाटे में संचालित ऐसे अनेक उपक्रम
बजट पर एक भारी बोझ बने रहें। यह आवश्यक है कि इनका संचालन नितांत व्यावसायिक सिद्धांतों के आधार पर किया जाना चाहिए। ऐसे समय जबकि बजट साधन सीमित हो और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए उनकी अधिक आवश्यकता हो, तब उनका उपयोग सार्वजनिक क्षेत्र के बीमार उपक्रमों के वित्त पर पोषण में करना वृद्धि जो है मतापूर्ण नहीं कहा जा सकता है। तो जुलाई 1991 में क्या किया गया? घोषित नई औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद से इस क्षेत्र में सुधार के अनेक उपाय किए गए। सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर, और अब तो मोस्ट ऑफ जो चीज़ें हैं वो पब्लिक सेक्टर रही नहीं है, सार्वजनिक रही नहीं है, सबको प्राइवेट किया जा रहा है। यही एक कारण था कि सार्वजनिक क्षेत्र में किसी भी चीज़ का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था और पैसे वहाँ पे बहुत वेस्ट हो रहे थे, इसीलिए जो है प्राइवेट करने का एक जो बोल सकते हैं कि डिसीजन लिया गया। करों में सुधार, टैक्स रिफॉर्म्स। कर सुधार समिति द्वारा प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करों के विषय में दिए गए सुझावों को सरकार द्वारा मान लिया गया तथा उसी के अनुरूप इस क्षेत्र में सुधार किए गए। चलिए, टैक्स में भी सुधार किया। ये आप देख सकते हैं कि जब इंडिया की ऐसी हालत हुई थी, जब जो है मतलब कहीं से ऋण नहीं मिल रहा था, बाकी सभी जगहों पे जो है, बाकी सारी दुनिया में जो है इंडिया की साख गिरते चली जा रही थी, तो उस समय इस चीज़ को लाना बहुत ज़रूरी था और आर्थिक स्थिति को मजबूत करना बहुत ज़रूरी था। तो किस तरह से इकोनॉमिक स्टेटस को बनाए रखा गया, अच्छा किया गया है, वो एक हिस्ट्री ही है। तो हिस्ट्री के को उस तरह से जानना और क्या क्या नियम लाए गए वो ज़रूरी है। तो कर में भी सुधार किया गया। आयकर एवं निगम कर की दरों में कमी की गई। जैसे आप जानते हैं इनकम टैक्स में बहुत ज़्यादा जो है रिलैक्सेशन अब दिया गया है, पहले बहुत ज़्यादा था। आयात करों की दरें भारत में बहुत ऊंची थी, जिन्हें क्रमशः कम करके 65% तक लाया गया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं निजीकरण। अब एक्चुअली में देखा जाए तो उदारीकरण को लाने का मतलब बस इतना था कि जो आर्थिक स्थिति हमारी गिरी हुई है और गिरते जा रही है उसको रोका जाए, और उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं निजीकरण का सहायता लिया गया। तो ये हम बोल सकते हैं कि उदारीकरण को बढ़ाने के लिए हमें निजीकरण का हेल्प लिया गया है। चलिए देखते हैं निजीकरण का अर्थ, मीनिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन। उद्योगों के निजीकरण का अभिप्राय सार्वजनिक क्षेत्र के द्वार को निजी क्षेत्र के लिए खोल देने से है। इसमें निजी क्षेत्र की भूमिका तथा महत्व में वृद्धि होती है और उसे आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की जाती है। सार्वजनिक उद्योगों को निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करना ही निजीकरण कहलाता है। जो भी चीज़ें सार्वजनिक थी उसको जो है प्राइवेट कर देना और प्राइवेट निजीकरण को हस्तांतरित करना ही जो है प्राइवेट को हस्तांतरित करना ही निजीकरण कहलाता है। तो निजी क्षेत्र को जो भी बहुत सारी चीज़ें जो है, अब तो मोस्ट ऑफ चीज़ें जो है हस्तांतरित कर ही दी गई है, बहुत कम ही चीज़ें बची है जो हम बोल सकते हैं सार्वजनिक है। एक रेलवे पे सबका नज़र बना हुआ है, अदरवाइज़ मोस्ट ऑफ चीज़ें हो चुकी है। इसके अगेंस्ट में अब आवाज़ भी उठ रही है कि ये निजीकरण नहीं होना चाहिए, लेकिन निजीकरण होने का रीज़न बस इतना है कि सही तरीके से काम हो और शोषण ना हो, और ये भी बोल सकते हैं कि जितना उसमें खर्च किया जा रहा है वो वेस्ट ना हो, उसका आउटपुट जो है पूरा निकले। तो हाँ, लेकिन ये भी है कि पूरा निजीकरण करने से बहुत सारे नुकसान भी हो रहे हैं, स्पेशली वो उन लोगों को हो रहा है जो कि बहुत नीचे हैं या नीचे तबके के हैं। चलिए देखते हैं इसमें कि और क्या क्या हुआ है। सार्वजनिक उपयोगों को निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करना ही निजीकरण कहलाता है। समझ में आ गया निजीकरण। निजीकरण को पूर्ण तथा आंशिक रूप से अपनाया जा सकता है, अतएव निजीकरण शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया जा सकता है। पहले तो मतलब समझिए पूर्ण और आंशिक क्या होता है। पूर्ण दैट मीन्स कि वो चीज़ों को जो है, जो भी ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जो भी इंडस्ट्री, जो भी उद्योग ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से निजी कर दी जाए, प्राइवेट कर दी जाए। और दूसरा हो सकता है कि उसको आधा किया जाए,
दूसरा जो है कि हाफ उसको जो है प्राइवेट किया जाए और हाफ जो है वो सार्वजनिक यानी कि गवर्नमेंट रखा जाए, ये होता है। तो दो तरह से प्राइवेटाइजेशन किया जाता है। अब देखते हैं निजीकरण का संकुचित अर्थ, एक्चुअली में इसका अर्थ क्या है, नैरो मीनिंग क्या है। संकुचित अर्थ में निजीकरण से अभिप्राय है सार्वजनिक उद्यमों का निजी स्वामित्व। सार्वजनिक उद्यमों का, समझिएगा इस बात को, निजी स्वामित्व। प्राइवेटाइजेशन implies द प्राइवेट ओनरशिप ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। जो पब्लिक एंटरप्राइजेस है उस पे जो है किसका ओनरशिप हो जाए, प्राइवेटाइजेशन का, उसको हम क्या बोलते हैं, ये संकुचित अर्थ है। मतलब एक सेंटेंस का अर्थ ही है ये, और इसमें पूरा मीनिंग ही समझ में आ रहा है। तो सार्वजनिक उद्यमों का निजी स्वामित्व। दूसरा क्या है, निजीकरण का विस्तृत यानी ब्रॉडर मीनिंग क्या है। विस्तृत अर्थ में निजीकरण का अर्थ है सार्वजनिक क्षेत्र के स्वामित्व का निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करना या स्वामित्व के हस्तांतरण के बिना सार्वजनिक क्षेत्र का निजी व्यक्तियों द्वारा प्रबंध तथा नियंत्रण किया जाना। देखिए, दो तरह से हमने बताया ही आपको, एक तो होता है पूरी तरीके से हस्तांतरित कर देना, और एक जो होता है कि प्रबंधन यानी कि उसका मैनेजमेंट और कंट्रोल जो है वो प्राइवेट कर देना, बाकी जो स्वामित्व है वो गवर्नमेंट ही रहना। तो ये दो तरीके से होते हैं। तो ये ब्रॉडर हो गया और एक नैरो हो गया। तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर आप लोगों को निजीकरण क्या है शॉर्ट में आता है, नोट्स लिखने आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। निजीकरण हुआ आपका, उदारीकरण हुआ, तो मीनिंग समझना और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी ये सब समझना ज़रूरी है। क्योंकि अगर शॉर्ट में भी आता है तो कम से कम 3 से 4 पेज लिखने का आपके पास मटेरियल होना चाहिए, एटलीस्ट 3 पेज तो लिखने का मटेरियल होना चाहिए। बारबरा ली तथा जॉन नील्स के अनुसार निजीकरण वह सामान्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा निजी क्षेत्र किसी सरकारी उद्यम का मालिक बन जाता है तथा उसका प्रबंध करता है। तो ये बारबरा ली का है, इसको अंडरलाइन कीजिएगा। और इनका J.N. गुडरिच के अनुसार निजीकरण से अभिप्राय उस प्रक्रिया से जिसके फलस्वरूप सरकार के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्वामित्व या नियंत्रण वाले कार्य, क्रियाएं, परिसंपत्ति या संगठन पूर्णतया अर्थात आंशिक रूप से किसी गैर सरकारी संगठन को हस्तांतरित हो जाते हैं। ठीक है। भारत में निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन इन इंडिया, सार्वजनिक क्षेत्र का संकुचन। ठीक है, भारत में प्राइवेटाइजेशन कब हुआ और इसमें कौन कौन से विशेषता हैं। सबसे पहले तो सार्वजनिक क्षेत्र को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे हो गया, मतलब कि उसको प्राइवेट के साथ, वही बात है कि जो मैनेज करना और जो कंट्रोल करने का जो होता है वो प्राइवेट कर दिया गया, स्वामित्व गवर्नमेंट करा। देखिए इसमें कौन कौन से हैं। सरकारी क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों को 17 से कम करके 3 कर दिया गया, बाकी 14 उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया। इस समय सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित 3 उद्योग, अणु ऊर्जा, अणु खनिज तथा रेलवे, यही 3 सार्वजनिक है अभी, और अदरवाइज बाकी सब में प्राइवेटाइजेशन के लिए गेट खोल दिया गया है। इस कदम से प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की ओर निवेश योग्य साधनों के प्रवाह में वृद्धि होने और इसके साथ ही इन क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा तथा दक्षता के बढ़ने की आशा है। उदाहरण के लिए निजी क्षेत्र को दूरसंचार के लिए अनुमति देने से निवेश बढ़ा है तथा प्रतिस्पर्धा और दक्षता में वृद्धि हुई है। तो फ़ायदा तो होता है, कंपटीशन बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, तो पैसा आता है। तो आर्थिक नीति के लिए, आर्थिक विकास के लिए तो ये ज़रूरी था, तो इसीलिए ये कदम भारत पे उठाया गया। और ये जैसे 1991 में पता ही चला आप लोगों को कि क्या स्थिति चल रही थी, आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब थी इंडिया की, तो उस समय ये डिसीजन लेना लगता नहीं है कि गलत है, क्योंकि नहीं अगर होता तो और इंडिया की स्थिति जो है इकोनॉमिक स्टेटस और भी गिरते जाता। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र के शेयरों को निजी क्षेत्र की बिक्री। जो पब्लिक सेक्टर के जो शेयर्स थे उसको जो है प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट करना या बेचना। सार्वजनिक क्षेत्र के 74% तक शेयर विदेशी निवेशकों, संस्थागत निवेशकों, म्यूचुअल फंड, जनता तथा श्रमिकों को बेचे गए। मार्च 2005 तक 49.126 करोड़ रुपए के शेयर बेचे जा चुके हैं।
कुछ सार्वजनिक उपक्रमों के 100% अंशों का भी विनिवेश किया गया है। इन उपक्रमों के अंशों को नीलामी प्रक्रिया यानी बिडिंग प्रोसेस के द्वारा बेचा जाता है। अब क्या है, रुग्ण सरकारी उद्योग, सिक पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। इन उद्योगों के लिए भी वही नीति अपनाई जा रही है जो निजी क्षेत्र के लिए अपनाई जाती है। इसके लिए रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम 1985 सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट में दिसंबर 1991 में संशोधन किया गया। इसके अनुसार रुग्ण सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को पुनर्गठन के लिए औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को सौंपा जाता है। बहुत सी सरकारी के क्षेत्र के रुग्ण औद्योगिक कंपनियों के मामले में इस बोर्ड को भेजे गए हैं। कुछ रुग्ण सार्वजनिक उपक्रम को निजी क्षेत्र को बेच दिया गया है। तो ये सभी चीज़ें जो है निजीकरण में होती है और निजीकरण करने के लिए करना पड़ता है। समझौता ज्ञापन प्रणाली, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU, इस पे आता है। इसको अलग से लिखने के लिए नोट्स आ जाता है, तो इसको थोड़ा अच्छे से कीजिएगा। समझौता ज्ञापन प्रणाली द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों की कार्य प्रणाली में सुधार लाया जाता है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रबंधकों को अधिक स्वतंत्रता दी जाती है तथा उन्हें परिणामों के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है। 1991-92 में 71 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को तथा 2003-04 में 104 उद्यमों ने समझौता ज्ञापन प्रणाली MOU पर हस्ताक्षर किए। तो ये कैसे जो है आप देख सकते हैं ईयर टू ईयर कितना ये बढ़ते जा रहा है। MOU पर हस्ताक्षर करने के बाद सार्वजनिक उपक्रमों के संचालकों को दैनिक प्रकृति के निर्णय लेते समय मंत्रियों की पूर्व सहमति नहीं लेनी पड़ती है। ये होता है MOU। एक तरह से MOU समझौता है। ये बोल सकते हैं कि अगर जो भी इंडस्ट्री को प्राइवेट कर दिया गया है, जैसे कि प्राइवेट दो तरीके से होता है, आपको मैं बताई भी। एक तो स्वामित्व यानी कि ओनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है, और एक जो है कंट्रोलिंग जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है। तो जब कंट्रोलिंग ट्रांसफ़र किया जाता है तो उस समय MOU जो है ये साइन करवाया जाता है। MOU से क्या होता है कि उसमें जितनी भी बोल सकते हैं कि जितने भी उसमें मशीनरीज हैं, उपकरण हैं, उनको यूज़ करने के लिए किसी भी मंत्री या सरकारी लोगों से पूछने की ज़रूरत नहीं रहती है। इसीलिए ये MOU साइन करवाया जाता है। तो MOU क्या है? MOU एक तरह से समझौता है। जब सार्वजनिक सेक्टर के उद्यमों को प्राइवेट किया जाता है तो उनके पूरी तरीके से नहीं, स्वामित्व वाला नहीं, कंट्रोलिंग वाला जो नियंत्रण वाला ट्रांसफ़र किया जाता है, तो उस समय MOU साइन करवा दिया जाता है या उसके बाद करवाया जाता है, ताकि उसमें जो भी उपकरण यूज़ हो उसके लिए परमिशन लेने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है। राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष, नेशनल रिन्यूअल फंड, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए फरवरी 1992 में एक राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष की स्थापना की गई। इस फंड द्वारा उन कर्मचारियों को भुगतान किया जाता है जो अपनी इच्छा से सेवानिवृत्त हो जाते हैं या फालतू घोषित किए जाते हैं। सन 2004 लाख 5.33 लाख मजदूर अपनी इच्छा से सेवानिवृत्त ले चुके हैं। इस कोष में सार्वजनिक उपक्रमों से निजीकरण के कारण निकाले गए कर्मचारियों को भी लाभ दिया गया है। तो ये है हमारे लिबरलाइजेशन। ज़्यादा लॉन्ग में ये नहीं आता है, शॉर्ट में ही आता है, लेकिन फिर भी मटेरियल अगर आपके पास रहेगा तो आप कर सकते हो। तो उदारीकरण का आप डेफिनेशन यहाँ से लिखेंगे। उदारीकरण का डेफिनेशन लिखने के बाद लिखिएगा उदारीकरण की हिस्ट्री, जो उदारीकरण का इतिहास है। तो उदारीकरण के इतिहास में ये सब लिखेंगे कि किस तरह से और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। ठीक है, 1991 में क्या हुआ, ये सब चीज़ों की ज़रूरत आपको लिखना पड़ेगा। हिस्ट्री ज़रूर लिखिएगा। फिर उसके बाद से लिखेंगे कि इसमें कौन कौन से इसके पहलू हैं, उदारीकरण में किन किन चीज़ों पे काम किया गया, कौन कौन सी समस्याएं आई और उसको दूर किया गया। तो सबसे पहले तो सब्सिडीज़ की समस्या आई, लेकिन फिर भी दूर किया गया। फिर उसके बाद आया एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस पॉलिसी रिफॉर्म्स, नियंत्रित मूल्य नीति में सुधार। फिर पब्लिक सेक्टर, करों में सुधार। ये उसके बाद निजीकरण का यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, निजीकरण के डेफिनेशन भी मिलेगा आपको। फिर उसके बाद से भारत में निजीकरण क्यों ज़रूरत पड़ी, किस तरह से हुआ, ये पॉइंट्स इसके, और इस तरह से आपका हो गया। ये मैं बता दूं, ये लॉन्ग में क्वेश्चन नहीं आएगा, शॉर्ट में आएगा। तो इतना मटेरियल सफिशिएंट है, इसका नोट्स बना लीजिएगा। और अब हमारे पास ज़्यादा
कुछ नहीं बचा है कंटेम्प्रेरी में, 2-3 और पॉइंट्स हैं, उसे ख़त्म करके फिर उसके बाद से हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे चाइल्डहुड का, और फिर उसके बाद से जो है ऑब्जेक्टिव करने के बाद हम कंटेम्प्रेरी का ऑब्जेक्टिव करेंगे, और उसके बाद हम लर्निंग टीचिंग जो हमारा 3rd पेपर है वो स्टार्ट करेंगे। सो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलूँगी फ्रेंड्स, तब तक नोट्स बनाइए, प्रॉब्लम हो तो पूछिए, लेकिन पढ़ते रहिए। थैंक यू।